प्रिय विद्यार्थियों, 1526 ईस्वी में पानीपत के प्रथम युद्ध के द्वारा मोहम्मद जहीरुद्दीन बाबर ने जिस मुगल साम्राज्य की नींव डाली थी, अर्थात जिस मुगल साम्राज्य को बाबर ने 1526 में स्थापित किया था, वह साम्राज्य 1707 ईस्वी तक आते आते औरंगजेब के कार्यकाल तक एक प्रकार से पतनोन्मुख, पतन की ओर अग्रसर होने लग गया था। यद्यपि इतिहासकारों ने इन 200 वर्षों के इतिहास पर बहुत लेखन कार्य, बहुत शोध कार्य किया है, और यह भी एक विडंबना ही कही जाएगी कि जितना कार्य इन 2 वर्षों के इतिहास पर हुआ, उतना कार्य भारतीय इतिहास के किसी भी काल अवधि के संदर्भ में नहीं हुआ। 200 सदी तक चला यह मुगल साम्राज्य औरंगजेब की मृत्यु के पश्चात धीरे धीरे पतनोन्मुख हो गया। यद्यपि यह साम्राज्य अकबर, जहांगीर और शाहजहां के काल में अपने चरमोत्कर्ष पर रहा, परंतु औरंगजेब के पश्चात धीरे धीरे यह साम्राज्य पतन की ओर अग्रसर होने लगा। अब इस साम्राज्य के पतन के क्या कारण थे, इन पे हम प्रकाश डालना चाहेंगे कि किन कारणों से मुगल साम्राज्य का पतन हुआ। इनमें जो पहला कारण हमारे समक्ष आता है वह है औरंगजेब का उत्तरदायित्व। यह भी एक विचारणीय विषय है कि मुगल साम्राज्य का जो अधिकतम विस्तार हुआ वह औरंगजेब के काल में ही हुआ। हम कह सकते हैं कि औरंगजेब के काल में मुगल साम्राज्य का विस्तार जो था, उससे पहले किसी भी बादशाह के काल में इतना विस्तृत साम्राज्य मुगलों के अधीन नहीं रहा। फिर भी यह साम्राज्य धीरे धीरे पतन की ओर उन्मुख हुआ। इसके कारण क्या थे? यद्यपि औरंगजेब के शासनकाल में मुगल साम्राज्य का विस्तार तो हुआ, परंतु यह विस्तार स्थायी सिद्ध नहीं हुआ, क्योंकि इस काल में मुगल साम्राज्य की जो सीमाएं थी, उन सीमाओं की रक्षा करना आसान नहीं था, क्योंकि औरंगजेब के पास संचार के साधन या हमें कहें सैनिक साधन इतने कम थे कि इतने विशाल साम्राज्य को लंबे समय तक अपने अधीन रखना आसान नहीं था। इसके लिए औरंगजेब की जो नीतियां थी, इसीलिए जो हम कह रहे हैं कि मुगल साम्राज्य के पतन के लिए औरंगजेब जो है बहुत सीमा तक उत्तरदायी है। उसके पीछे कारण ये है कि औरंगजेब की जो नीति थी, वह नीति साम्राज्य के अनुकूल नहीं थी, या एक विशाल साम्राज्य को निरंतर बनाए रखने के अनुकूल नहीं थी। औरंगजेब ने धार्मिक असहिष्णुता का जो भाव रखा, जो धार्मिक असहिष्णुता की नीति अपनाई, जो धार्मिक नीति औरंगजेब की थी, उसका परिणाम यह हुआ कि धीरे धीरे मुगल साम्राज्य के जो वफादार वर्ग थे, राजपूत, सिख, ये धीरे धीरे क्या हो, जाट, बुंदेले, मराठा, ये धीरे धीरे औरंगजेब से शत्रुता रखने लगे और मुगल साम्राज्य के दुश्मन बन गए। साथ ही साथ औरंगजेब की जो दक्षिण नीति थी, वह दक्षिण नीति भी औरंगजेब के पश्चात मुगल साम्राज्य के पतन के लिए उत्तरदायी रही। औरंगजेब ने लगभग 25 वर्षों तक दक्षिण के संदर्भ में या दक्षिण पर विशेष ध्यान दिया, और इसका परिणाम यह हुआ कि साम्राज्य के समस्त साधनों का अपव्यय जो है दक्षिण के संदर्भ में ही हुआ, या दक्षिण पर ही हुआ। इसका परिणाम यह हुआ कि दक्षिण को अपने अधीन रखने के लिए औरंगजेब ने तमाम साधन उसी की भेंट चढ़ा दिए। इसीलिए विद्वानों का कहना है कि जिस तरह नेपोलियन बोनापार्ट के लिए स्पेन का नासूर उसके पतन का कारण बना,
उसी तरह दक्कन का नासूर जो है औरंगजेब के पश्चात मुगल साम्राज्य के पतन के लिए घातक हुआ। यही नहीं, औरंगजेब की जो धार्मिक नीति थी, इतिहासकारों ने इसकी तुलना जो है जेम्स द्वितीय, इंग्लैंड का जो सम्राट हुआ जेम्स द्वितीय, जिस समय इंग्लैंड की जो क्रांति हुई थी 1688 की क्रांति, तो उसके पीछे एक बड़ा कारण जेम्स द्वितीय की धार्मिक नीति भी थी, क्योंकि जेम्स द्वितीय प्रोटेस्टेंट धर्म प्रधान इंग्लैंड में कैथोलिक धर्म को जो है अत्यधिक महत्व और बढ़ावा देना चाहता था, उसका प्रसार करना चाहता था। तो इस प्रकार जिस तरह जेम्स द्वितीय प्रोटेस्टेंट धर्म प्रधान इंग्लैंड में जबरदस्ती कैथोलिक धर्म का प्रचार करना चाहता था, कैथोलिकों को महत्व देना चाहता था, ठीक उसी तरह धर्मांध औरंगजेब भी भारत में अपनी दोषपूर्ण धार्मिक नीति के कारण अपनी इस्लामी शरिया कानून को लागू करना चाहता था, और जिसका एक बड़ा परिणाम यह हुआ कि औरंगजेब के शासनकाल में भी और उसके बाद भी राजपूतों, सिखों, जाटों, बुंदेलों और मराठों के विद्रोह हुए, जो कि मुगल साम्राज्य के पतन के लिए उत्तरदायी रहे। साथ ही साथ जो दूसरा महत्वपूर्ण कारण है मुगल साम्राज्य के पतन का, वो है अयोग्य उत्तराधिकारी। औरंगजेब के पश्चात जो भी सम्राट बने, वो सम्राट योग्यता की दृष्टि से अपने पूर्ववर्ती सम्राटों के समान नहीं थे, और न ही उनमें शासन प्रशासन चलाने की ऐसी कुशल क्षमता थी। दुर्भाग्यवश औरंगजेब के पश्चात सभी मुगल सम्राट दुर्बल थे। वे आंतरिक एवं बाह्य परिस्थितियों को नहीं संभाल सके, और अपने नैतिक पतन के कारण और अपनी सनकी व्यवहारों के कारण साम्राज्य की स्थिति और भी बिगड़ती गई। स्वयं जब बहादुर शाह औरंगजेब के पश्चात गद्दी पर बैठा, तो उसकी आयु 63 वर्ष हो चुकी थी, और वह साम्राज्य की प्रतिष्ठा बनाए रखने में पूर्णतया असफल था। वह दरबार में जो गुटबंदी थी, तो विभिन्न गुट के लोगों को प्रसन्न करने के लिए सरदारों को बड़ी बड़ी उपाधियां बांटता रहा, और साम्राज्य की शासन व्यवस्था पर उसने कोई ध्यान नहीं दिया। इसीलिए इतिहासकारों ने उसे शाहे बेखबर कहा है। ऐसा ही जहांदार शाह जो बादशाह था, जो सम्राट था, वह उसे इतिहासकारों ने एक लंपट व मूर्ख कहा है। फर्रुख सियर जो सैयद बंधुओं की कृपा से सम्राट बना था, वह स्वयं एक घृणित और कायर की तरह था। मोहम्मद शाह जिसे उसकी शासन के प्रति उदासीनता और विषय वासनाओं में अत्यधिक लिप्त होने के कारण रंगीला कहा गया है, तो अपने आप में अयोग्य बादशाह था। इस तरह जो अहमद शाह, वह भी अपनी विषय वासनाओं में इतना लिप्त रहता था कि उसने सभी को मात दे दिया, जिसका परिणाम यह हुआ कि इन अयोग्य उत्तराधिकारियों के कारण शीघ्र ही मुगल साम्राज्य पतन की ओर उन्मुख हो गया। तीसरा बड़ा कारण मुगल साम्राज्य के पतन का वह था मुगल साम्राज्य में जो अभिजात वर्ग था उसका पतन। क्योंकि मुगल दरबार में ईरानी, तुरानी, विभिन्न प्रकार के जो है दरबारी वर्ग थे, जो कि एक तरह से अपने स्वाभिमान और अपनी वीरता के लिए प्रसिद्ध थे। परंतु सम्राटों की देखा देखी इस अभिजात वर्ग ने भी सैनिक जीवन छोड़ करके अपना जीवन भोग विलास में या रंग रैलियों में बिताना आरंभ कर दिया। इसका परिणाम यह हुआ कि ये योद्धाओं के स्थान पर एक रसिक प्रियतम बन गई, जैसे कि इतिहासकारों ने इस संदर्भ में उल्लेख किया है। इनमें ये होड़ लग गई कि इनके हरम में, किसके हरम में अधिक से अधिक स्त्रियां हों। ये जुए और शराब में ही समय व्यतीत करने लगे, जिसका परिणाम यह हुआ कि जिस अभिजात वर्ग ने साम्राज्य की रक्षा करनी थी, जिस योद्धा वर्ग ने साम्राज्य की रक्षा करनी थी, वह स्वयं भोग विलास और हाला प्याला में ही डूब गया।
इसका परिणाम यह हुआ कि दरबार में बेईमानी, झूठ, मक्कारी, चापलूसी का बोलबाला हो गया, और जिसका परिणाम यह हुआ कि शीघ्र ही मुगल साम्राज्य का पतन हो गया। दरबारी गुटबंदी भी मुगल साम्राज्य के पतन के लिए एक बड़ा कारण रही है। जैसे मैंने अभी कहा था कि मुगल दरबार में विभिन्न गुट थे, जिनमें ईरानी, तुरानी या जिन्हें मध्य एशिया भी कहते हैं, मध्य एशियाई दल, ये सभी दल जो हैं अपना अपना प्रभाव जो है सम्राट पर बनाए रखना चाहते थे, और जिसका परिणाम यह हुआ कि साम्राज्य जो है एकता के भाव से दूर हो गया। आपने अध्ययन किया होगा सैयद बंधुओं का प्रभाव, क्योंकि सैयद बंधुओं का जो प्रभाव था, उन्हीं के प्रभाव के कारण जहांदार शाह, फर्रुखसियर सम्राट बन पाए। तो इस तरह जो दरबारी गुटबंदी थी, हर गुट जो है सम्राट पर अपना प्रभाव बनाना चाहता था और अपने ढंग से सम्राट को गद्दी पर बिठाना चाहता था, अर्थात अपने पसंद के सम्राट को गद्दी पर बिठाना चाहता था। इसका परिणाम यह हुआ कि शक्ति के विभिन्न केंद्र बन गए। जैसे निजाम उल मुल्क आसफ जाह निजाम उल मुल्क ने बाद में हैदराबाद में अपनी स्वतंत्र रियासत बनाई, या जैसे सैयद बंधु का प्रभाव स्थापित रहा तो उनका गुट जो है हावी रहा। तो इस तरह विभिन्न जो गुटबंदी थी, उन गुटबंदियों के कारण साम्राज्य का पतन हुआ, साम्राज्य कमजोर हुआ। एक अन्य कारण था मुगलों में जो उत्तराधिकार का स्पष्ट नियम न होना, और जिसका परिणाम यह होता था कि मुगलों में सम्राट बनने के लिए या उत्तराधिकारी बनने के लिए अक्सर युद्ध हो जाता था, जिसका परिणाम यह होता था कि साम्राज्य की जो सेना होती थी या विशाल सेना होती थी, वो अलग अलग भागों में बढ़ जाती थी और आपस में ही सेना का एक बड़ा भाग नष्ट हो जाता था। इस उत्तराधिकार युद्ध के कारण की भेंट चढ़ जाता था, जिसका परिणाम यह हुआ कि उत्तराधिकार युद्ध के कारण विभिन्न गुट बन जाते थे, और ये गुट कालांतर में भी अपने स्वार्थों के कारण साम्राज्य की प्रगति के लिए एकजुट नहीं हो पाती थी। हमारे समक्ष स्वयं शाहजहां के पश्चात औरंगजेब के भाइयों के बीच जो उत्तराधिकार युद्ध हुआ, वह एक महत्वपूर्ण कारण रहा है, या एक महत्वपूर्ण तथ्य हमारे समक्ष प्रस्तुत करता है कि किस तरह उत्तराधिकार युद्ध में साम्राज्य का जन, धन और सेना को क्षति पहुंची। मुगल साम्राज्य के पतन के लिए एक अन्य महत्वपूर्ण कारण मराठों का उत्थान भी था। यद्यपि मराठा जो वीर जाति थी, जो मराठा थे, वो पेशवा के अधीन उनका निरंतर उत्कर्ष हो रहा था, और औरंगजेब से पहले भी मराठे शक्तिशाली बनते जा रहे थे। मराठों ने धीरे धीरे मुगलों के सीमांत प्रांतों पर अधिकार किया और उन्हें अपने अधीन करना प्रारंभ कर दिया। इसका परिणाम यह हुआ कि मराठे धीरे धीरे एकजुट होकर मुगलों के लिए एक बड़ा खतरा बन गई। मराठे जब आक्रामक बने तो मुगल सूबेदारों ने यद्यपि उनका सामना करने का प्रयास किया, परंतु मुगल सरदारों में एकता न होने के कारण तथा मराठों की वीरता के कारण मराठे दिन प्रतिदिन शक्तिशाली होते चले गए, और इसका परिणाम यह हुआ कि कालांतर में मराठे मुगल साम्राज्य के पतन का एक बड़ा कारण बने। मराठों की एक बड़ी वीरता आई थी। हमें कहें कि मराठों का जो उत्थान था, जो निरंतर उनकी प्रगति थी। एक समय तो ऐसा था कि मराठों के स्वयं मुगल सम्राट मराठों की अधीनता में आ गया था। पानीपत का तृतीय युद्ध हम समझ सकते हैं कि पानीपत का तृतीय युद्ध मराठों की अधीनता में ही लड़ा गया था। इस तरह मराठों के उत्थान ने जो है मुगल साम्राज्य को पतन की ओर उन्मुख कर दिया। यद्यपि मराठों को भी पानीपत के तृतीय युद्ध में क्षति उठानी पड़ी, परंतु इससे यह भी स्पष्ट हो गया कि मुगल साम्राज्य अब शीघ्र ही पतन होने वाला है। सैनिक दुर्बलता भी एक बड़ा कारण रही मुगल साम्राज्य के पतन के लिए, क्योंकि धीरे धीरे जो सामंतवादी प्रणाली थी, जो जागीरदारी प्रथा थी, जो मुगल साम्राज्य में सैनिकों को जागीर दी गई या उनको जो मनसब बांटे गए, उसका परिणाम यह हुआ कि सेना में अनुशासनहीनता
का अभाव हो गया। अब जो है मनसब बांटना केवल चापलूसी के आधार पर मनसब दिए जाने लगे, न कि वीरता के आधार पर। इसका परिणाम यह हुआ कि सेना में वीरता को महत्व देने के बजाय चापलूसी चाटुकारिता को बढ़ावा मिलने लगा, जिसका परिणाम यह हुआ कि सेना दिन पर दिन कमजोर होती गई और इसके विरुद्ध जो मराठे, सिख, बुंदेले, जाट ये जो है शक्तिशाली होते गए। इस तरह सैनिक दुर्बलता भी जो है मुगल साम्राज्य के पतन के लिए एक बड़ा कारण बनी। आर्थिक दशा, औरंगजेब के समय ही मुगल खजाना एक तरह से खाली हो गया था। इतिहासकारों ने माना है कि अकबर के समय जो राजकोष सुरक्षित रखा गया था, औरंगजेब ने उस राजकोष को भी अपने समय दक्षिण के लिए व्यय कर दिया था। और यहाँ तक कि इतिहासकारों का मानना है कि औरंगजेब ने अपने चांदी के बर्तन तक जो है उनको जो है सिखों को ढालने के लिए दिया, ताकि वह दक्षिण में अपनी स्थिति सुदृढ़ कर सके। इस तरह हम समझ सकते हैं कि मुगल साम्राज्य की जो गिरती आर्थिक दशा थी वह भी साम्राज्य के पतन के लिए एक बड़ा कारण बनी। मुगल जो शासन था उसका जो स्वरूप था, एक तरह से वह पुलिस सरकार थी, जिसका मुख्य कार्य क्षेत्र आंतरिक और बाह्य सुरक्षा करना तथा करों को एकत्रित करना था। औरंगजेब के समय एक बड़ा परिवर्तन शासन में यह आया कि औरंगजेब की कट्टरता के कारण हिंदुओं और मुसलमानों के बीच जो खाई थी और बढ़ गई, और इसका परिणाम यह हुआ कि हिंदू जो है धीरे धीरे मुगल साम्राज्य के विरोधी बन गए, और हिंदू मुस्लिमों में जो भेदभाव पैदा हुआ उसका परिणाम यह हुआ कि कालांतर में यह भी मुगल साम्राज्य के पतन के लिए एक बड़ा कारण बना।